नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन उतने ही ताकतवर अधिकार की। एक ऐसा अधिकार जो हम सबको, हर किसी को बराबरी का हक देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समता के अधिकार की। तो जो सवाल आज हमारे सामने है वो ये है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। इससे आखिर मतलब क्या है? अब ये सुनने में तो काफी भारी भरकम कानूनी शब्द लगते हैं, है ना? पर यकीन मानिए, इन्हीं दो जुमलों पर यह तय होता है कि हमारे देश का कानून हर एक इंसान पर कैसे लागू होगा। और इस सवाल का जवाब वो हमें मिलता है सीधा सीधा हमारे संविधान के आर्टिकल 14 में। और ये आर्टिकल पता है, एक बहुत बड़ी बात कहता है। ये कहता है कि ये अधिकार भारत की जमीन पर मौजूद हर एक व्यक्ति को मिलेगा। मतलब चाहे कोई भारत का नागरिक हो या फिर कोई विदेशी, ये हक सबके लिए हैं। तो फिर ये आर्टिकल 14 ये असल में वादा क्या करता है? चलिए, इसे ठीक से समझने के लिए इसके दो सबसे जरूरी हिस्सों को अलग अलग करके देखते हैं, तभी इसका असली मतलब समझ में आएगा। देखिए, आर्टिकल 14 के ना दो मजबूत स्तंभ हैं। पहला है विधि के समक्ष समानता। ये जो सोच है, ये ब्रिटिश संविधान से आई है। इसका सीधा साधा मतलब है कानून से ऊपर कोई नहीं। इसे एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अब नेगेटिव क्यों? नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये सरकार को या कहें कि स्टेट को किसी को भी कोई खास छूट या स्पेशल प्रिविलेज देने से रोकता है। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, विधियों का समान संरक्षण। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अगर हालात एक जैसे हैं तो वो सबके साथ एक जैसा ही सलूक करें। मतलब सर्कमस्टेंसेस सेम तो ट्रीटमेंट भी सेम। इसी बात को ना डॉक्टर जेनिंग्स ने बड़े ही आसान शब्दों में समझाया है। उन्होंने कहा कि कानून के सामने बराबरी का मतलब ये है कि एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो लोग अलग अलग हैं उनके साथ भी एक जैसा ही बर्ताव किया जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये हुआ कि हर कानून हर एक इंसान पर बिल्कुल एक ही तरीके से लागू हो जाना चाहिए? क्या बच्चों और बड़ों पर एक ही कानून लगेगा? अमीरों और गरीबों पर एक ही तरह से टैक्स लगेगा? क्या इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है? और इसी सवाल का जवाब छिपा है वर्गीकरण के तर्क में, यानी लॉजिक ऑफ क्लासिफिकेशन। जरा सोच कर देखिए, क्या बच्चों और बड़ों दोनों को वोट डालने का हक देना समझदारी होगी? या क्या हर किसी पर, चाहे उसकी कमाई कितनी भी हो, एक ही रेट से इनकम टैक्स लगाना सही होगा? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। असल में एक अच्छा और असरदार कानून बनाने के लिए लोगों को और चीज़ों को ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांटना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही बारीक लेकिन ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। हमारा आर्टिकल 14 जो है वो क्लासिफिकेशन यानी तार्किक वर्गीकरण की इजाज़त तो देता है, लेकिन ये क्लास लेजिस्लेशन यानी मनमाने वर्ग विधान पर रोक लगाता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, क्लासिफिकेशन का मतलब है कि आप ज़रूरत के हिसाब से लॉजिक के साथ अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं, जबकि क्लास लेजिस्लेशन का मतलब है कि आप बिना किसी लॉजिक के मनमाने ढंग से किसी खास ग्रुप को फ़ायदा या नुकसान पहुंचाने के लिए कानून बना रहे हैं, और इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं है। तो सवाल ये है कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये कैसा होना चाहिए? कानून कहता है कि ये युक्ति युक्त वर्गीकरण होना चाहिए, जिसे हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसका मतलब बस इतना सा है कि आप जिन लोगों या चीज़ों का ग्रुप बना रहे हैं ना, उसके पीछे कोई असली और ठोस वजह होनी चाहिए, कोई असली फर्क होना चाहिए। ये नहीं कि बस हवा में मनमाने तरीके से कोई भी ग्रुप बना दिया। तो कोई भी क्लासिफिकेशन सही है या गलत, इसे परखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक 2 टेस्ट फॉर्मूला बनाया है। 2 कसौटियां हैं। पहली, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया यानी बोधगम्य अंतरक। इसका मतलब है कि जिन लोगों का ग्रुप बनाया गया है और जिन्हें उस ग्रुप से बाहर रखा गया है, उनके बीच कोई साफ साफ समझने लायक अंतर होना चाहिए। और दूसरी कसौटी है रैशनल नेक्सस यानी युक्तिसंगत संबंध। इसका मतलब है कि ये जो अंतर है ना, इसका उस मकसद से सीधा सीधा कोई लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए जो वो कानून हासिल करना चाहता है। जैसे अगर औरतों को मैटरनिटी लीव दी जाती है तो यहाँ बोधगम्य अंतरक क्या है? उनका बायोलॉजिकल फर्क। और युक्तिसंगत संबंध क्या है? कि ये छुट्टी माँ और बच्चे की सेहत के मकसद को पूरा करती है। देखिए, दोनों टेस्ट पास हो गए। यहाँ एक और बहुत काम की बात है। रामकृष्ण डालमिया केस ने सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था
कि अदालतें हमेशा ये मानकर चलती हैं कि जो भी कानून बना है वो सोच समझकर ही बनाया गया है। मतलब कोर्ट पहले से ये नहीं मान लेती कि कानून गलत है। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि फलाना कानून भेदभाव करता है, तो ये साबित करने का बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ, उसी इंसान पर होगा जो कानून को चैलेंज कर रहा है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई, पर ये सब असल दुनिया में कैसे काम करता है? चलिए, अब कुछ बहुत ही मजेदार और अहम अदालती फैसलों को देखते हैं। इससे पता चलेगा कि कोर्ट ने इन सिद्धांतों को असल मामलों में कैसे इस्तेमाल किया है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल आया। सवाल था कि क्या सिर्फ एक अकेले इंसान को या एक अकेली कंपनी को अपने आप में एक पूरा का पूरा क्लास माना जा सकता है? पहला केस देखते हैं, चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हुआ ये कि सरकार ने एक स्पेशल एक्ट पास किया और सिर्फ एक कंपनी, शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, उसका मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया। सरकार ने कहा कि भाई कंपनी में बहुत गड़बड़ चल रही है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है। और जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? फैसला आया, हाँ बिल्कुल माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि एक अकेला इंसान या एक अकेली कंपनी भी अपने आप में एक क्लास हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि उसके हालात बाकियों से एकदम अलग और असाधारण हो। कोर्ट ने देखा कि शोलापुर मिल का हाल वाकई बहुत खराब था। मिसमैनेजमेंट इतना ज्यादा था कि कपड़े का प्रोडक्शन रुक गया था, हजारों मजदूरों की नौकरी चली गई थी। तो ये एक यूनिक, एक असाधारण सिचुएशन थी, इसलिए सिर्फ उस एक कंपनी के लिए अलग कानून बनाना सही ठहराया गया। अब एक दूसरा केस देखिए जो इससे बिल्कुल उल्टा है। केस का नाम है राम प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें बिहार सरकार ने एक कानून बनाया जो सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी, राम प्रसाद की जमीनों के मैनेजमेंट पर लागू होता था। और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रद्द कर दिया, खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि कोर्ट को ऐसी कोई भी लॉजिकल वजह नहीं मिली जिसके आधार पर राम प्रसाद को बाकी जमींदारों से अलग ट्रीट किया जाए। यहाँ शोलापुर मिल जैसी कोई असाधारण सिचुएशन नहीं थी, ये तो साफ साफ एक इंसान को टारगेट करने के लिए बनाया गया कानून था। तो इन दो केस से ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम आईने की तरह साफ हो जाता है। अच्छा, अगर ये सब समझना आसान लग रहा हो और ये चर्चा फायदेमंद लग रही हो, तो बस एक छोटा सा काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसे ही और भी गहरे एनालिसिस लाने के लिए बहुत हिम्मत देता है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 एक फंडामेंटल राइट है, ये तो हम समझ गए। लेकिन क्या इसका कोई अपवाद, कोई एक्सेप्शन नहीं है? जी बिल्कुल है। और मजे की बात यह है कि हमारा संविधान खुद ही इसके कुछ साफ साफ एक्सेप्शंस बताता है, यानी ऐसी स्थितियां जहां बराबरी का ये नियम पूरी तरह से लागू नहीं होता। ये एक्सेप्शंस मिलते हैं आर्टिकल 361 में। इसके तहत हमारे देश के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को कुछ खास इम्यूनिटी यानी छूट मिली हुई है, जैसे वो अपने ऑफिशियल कामों के लिए किसी भी कोर्ट में जवाबदेह नहीं है। जब तक वो अपने पद पर हैं, उन पर कोई क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता। इतना ही नहीं, उनके कार्यकाल के दौरान कोई भी कोर्ट उनकी गिरफ्तारी या उन्हें जेल भेजने का आदेश नहीं दे सकती। ये छूट इसलिए जरूरी है ताकि देश के इन सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग बिना किसी डर या दबाव के अपना काम कर सकें। तो इतनी सारी कानूनी बातें और केस स्टडीज के बाद आखिर टेकअवे क्या है, सबसे ज़रूरी बात क्या है जो हमें समझनी है? वो ये है कि बराबरी का मतलब ये नहीं कि आंख पर पट्टी बांधकर सबको एक ही लाठी से हाँक दिया जाए। नहीं, बराबरी का असली मतलब है हालात को समझना, कॉन्टेक्स्ट को समझना। आर्टिकल 14 कोई मैकेनिकल या रिजिड इक्वालिटी नहीं चाहता। ये नहीं कहता कि सबके लिए एक ही कानून हो चाहे कुछ भी हो जाए, बल्कि ये फेयरनेस की मांग करता है। ये मांग करता है कि किसी के साथ मनमाना भेदभाव न हो। ये एक बहुत ही समझदार, एक इंटेलिजेंट प्रिंसिपल है। ये कानून को इजाज़त देता है कि वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाले, बस शर्त ये है कि वो बदलाव लॉजिकल हो और सबके साथ इंसाफ करे। और यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी पूरी कानूनी व्यवस्था खड़ी है, एक ऐसी व्यवस्था जो एक जैसों के साथ एक जैसा बर्ताव करती है। ये पक्का करती है कि इंसाफ सिर्फ बराबरी ही न हो, बल्कि उसमें तर्क भी हो, लॉजिक भी हो। और सच कहूं तो बराबरी और लॉजिक का यही खूबसूरत बैलेंस आर्टिकल 14 को हमारे संविधान का एक सबसे मजबूत स्तंभ बनाता है।